वेलकम दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी बीए पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो आज का चैप्टर आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज का चैप्टर हमारा भारतीय संविधान से रिलेटेड है। आखिर भारतीय संविधान होता क्या है, मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये रहा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान की परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय आखिर होता क्या है, क्योंकि हम कभी भी किसी चीज़ के बारे में अगर कुछ लिखते हैं तो हमें उससे पहले इंट्रो लिखना ही पड़ता है, यानी थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना ही पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं परिचय है क्या है भारतीय संविधान का। भारत का संविधान 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, यह दुनिया का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है। ओके, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए। क्या किया गया? संशोधन, बदलाव यानी परिवर्तन किए गए। ठीक है, जिसके कारण वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। बिल्कुल याद रखना, वर्तमान समय में। कौन से समय में? वर्तमान समय में। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, भारतीय संविधान के निर्माण को, मतलब कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा, निर्माण करने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित हो सकती है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हो सकती है। जैसे कि हम पहले पढ़ते हैं संविधान निर्माण। सबसे पहला पॉइंट हमारा भारतीय प्रमुख विशेषताएं जो है संविधान निर्माण क्या है? तो संविधान के निर्माण के लिए विभिन्न देशों के संविधान से सहायता लिया गया। ठीक है, हमारा देश का जब संविधान बन रहा था तो उसको बनाने के लिए हमने कई अन्य देशों से सहायता ली ताकि हमारा संविधान अच्छे से बन सके। तो इसमें हमने क्या किया, इसको हम देखेंगे आगे। तो हमने क्या करा, हमारा जो संविधान में मौलिक अधिकार है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया। एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से लिया। ठीक है, नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से लिया। प्रस्तावना और प्रस्तावना की जो भाषा है हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। और मौलिक कर्तव्य जो है वो हमने रूस से लिया। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भूलना मत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है संविधान के लिए। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष आखिर क्या होता है? भारत का संविधान किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता, इसलिए भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी जाति को लेकर भेदभाव नहीं करता। भारत में सारे ही धर्म के लोगों को रहने का अधिकार है और हमें भी जो अधिकार प्राप्त है वह अधिकार उन्हें भी प्राप्त है। तो हम किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव ऊंची जाति नीची जाति का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट है वो न्यायपालिका। न्यायपालिका में क्या है, देखो भारतीय संविधान क्या करता है, भारतीय संविधान एक न्यायपालिका की स्थापना करता है, स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। ठीक है, ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हमारे जो संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार हैं वह अधिकार का हमारा हनन ना हो। ठीक है, इसीलिए न्यायपालिका की आवश्यकता भी पड़ती है भारतीय संविधान में। चौथा पॉइंट जो है वो है मतदान योग्य। मतदान योग्य देखो क्या होता है, भारत का संविधान सभी के लिए एक उम्र सीमा के बाद, जो कि वर्तमान में 18 वर्ष है, मतदान का अधिकार देता है। ठीक है, शुरुआत में ये 21 वर्ष थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस भी भारतीय नागरिक का आयु 18 वर्ष हो चुका है वह सभी नागरिक वोट दे सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, ये उम्र 21 वर्ष थी, पहले 21 साल हुआ करता था, बट लेकिन अब इसको घटा दिया गया और 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, चलो पांचवा पॉइंट हमारा है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होता है? भारत के लोगों के लिए एकल नागरिकता की स्थापना करता है भारतीय संविधान। लेकिन अब ये होता क्या है, चलो इसको ही पढ़ते हैं। तो एकल नागरिकता का देखो, पूरे भारत के लिए केवल एक नागरिकता है। ठीक है, पूरे भारत के लिए केवल एक नागरिकता है, राज्यों की अपनी अलग नागरिकता नहीं है। बताता हूँ, देखो कैसे। भारत में किसी एक राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को वही अधिकार प्राप्त है जो किसी अन्य राज्य में निवास करने वाले भारतीय को है। ठीक है, जैसे आपको मैं बताता हूँ,
देखो अन्य देशों में क्या है, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे दोहरी नागरिकता है, ठीक है, डुअल सिटीजनशिप है। बट लेकिन हमारा जो भारतीय संविधान में उसमें सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात किया गया कि एकल नागरिकता भारतीय नागरिक को प्राप्त है। लेकिन अमेरिका, स्विट्जरलैंड में क्या है, वहाँ पे लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। इन कहने का मतलब उनके पास राष्ट्रीय की भी नागरिकता है और राज्य की भी नागरिकता है, ठीक है, समझ गए होगे आप। तो छठा पॉइंट हमारा है लचीला और कठोर संविधान। तो हमारा देखो संविधान जो है कठोर और लचीला का मिश्रण है, मिला हुआ है, ठीक है, ना ही हमारा संविधान कठोर है ना ही लचीला है, यानी ना ज़्यादा कठोर ना ज़्यादा लचीला, दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरपन का एक अच्छा मिश्रण है, ठीक है। यह ना तो अमेरिका के संविधान की तरह कठोर है और ना ही इंग्लैंड के संविधान की तरह लचीला, ठीक है, समझ गए होगे। अब पॉइंट 7वां देखो, समाजवादी राज्य की स्थापना करता है। हमारा जो संविधान है वो समाजवादी राज्य की भी स्थापना करता है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। कौन से संशोधन? 42वें संशोधन में, याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। संविधान के 44वें संशोधन में भी इसको प्रस्तावना में स्थान दिया गया, जिसका उद्देश्य भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना करना थी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मौलिक अधिकार है। आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, मूल संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, आप सबको पता ही होगा। लेकिन सन 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था। किसके द्वारा? 44वें संशोधन द्वारा। कब? 1978, ठीक है, डेट याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1978 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था। अब मूल रूप से संविधान में 6 मौलिक अधिकार का उल्लेख है, ठीक है, जो कि इस प्रकार है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। मौलिक कर्तव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए इसका देखते हैं। मौलिक कर्तव्य में क्या है कि मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई थी, परंतु 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए थे, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो 10 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से थे। लेकिन वर्तमान में क्या करा गया, उस मौलिक अधिकार को बढ़ा दिया गया, यानी वर्तमान में अब जो मौलिक कर्तव्य है उसकी संख्या 11 है। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि मौलिक कर्तव्य होता क्या है और ये पूरे 11 के 11 कौन कौन से मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है नीति निर्देशक तत्व। हम क्या करता है, संविधान हमारा नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था भी करता है। देखो, आपको पता ही होगा, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था कि आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। संविधान में इन तत्वों के द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों को यह आदेश दिया गया है कि वे जनता के जीवन के अधिक से अधिक सुखी बनाने का प्रयत्न करें, कोशिश करें। मतलब क्या करना है, जनता के जीवन को अधिक से अधिक वो सुखी बना सकें, ठीक है। तो इसीलिए नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था की गई है संविधान में। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को संविधान के बारे में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में भी पता चला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो 1% भी अच्छी लगती है या नॉलेजफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।